नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा संचालित इन ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 11 की जीव विज्ञान की जो दूसरी कक्षा है, जिसके अंदर अपन अध्याय 1 जीव जगत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जीव और निर्जीव इनमें क्या अंतर हो सकता है, कि जो विशिष्ट लक्षण प्रकट करते हैं उनको अपन जीव कहते हैं, और जो लक्षण हैं जो जीव और निर्जीव दोनों में मिलते हैं, इस प्रकार के लक्षण वो विशिष्ट लक्षणों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। आज अपन इसी के बाद में जो दूसरा बिंदु है, इसके अंदर जो जीव की विशेषता को प्रकट करता है, जिसके अंदर आता है कि जनन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नई संततियों को उत्पन्न करते हैं। और इस जनन का जो संबंध है वो वृद्धि से किया गया है, कि भाई जनन के द्वारा जो संततियाँ उत्पन्न हो रही है, बहु कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ होती है उनके अंदर जो नई संततियाँ होती है उसमें कुछ लक्षण हैं वो अपने जनक के समान व कुछ भिन्नताएं भी आती है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उनके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियाँ होती है वो अपने जनक की क्या होती है, एक प्रकार से क्लोन होती है, एक प्रकार से क्लोन होती है। यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार के लक्षणों में कोई भिन्नता है वो परिलक्षित नहीं होती है। इसका मतलब अगर वो क्लोन होगी तो उनके अंदर क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी। और संख्या में वृद्धि होना या भार में वृद्धि होना, इसको अपन क्या कहते हैं, वृद्धि के साथ में इसका वृद्धि का पर्यायवाची माना गया है। यानी किसी की संख्या में वृद्धि होना भी वृद्धि का एक पर्यायवाची है, वो माना गया है। किसी के भार में वृद्धि होना या संख्या में वृद्धि होना, उसको वृद्धि का पर्यायवाची माना गया है। तो एक कोशिकीय जीव है वो जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसका मतलब उस जनन को भी क्या माना गया है, वृद्धि के समान माना गया है। जैसे एक कोशिकीय जीव के अंदर जैसे कवक होते हैं, वो बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लाखों की संख्या में नए कवक को उत्पन्न करते हैं, जिसके अंदर जैसे यीस्ट, हाइड्रा आदि होते हैं। इनमें मुकुलन की अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होती है, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अतिवृद्धि का निर्माण हो जाता है और उस अतिवृद्धि को मुकुल, और वह अतिवृद्धि है वो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए हाइड्रा या ईस्ट कोशिका का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से मुकुल वो भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि के द्वारा इसी प्रकार से जैसे स्पाइरो गायरा, इसके अंदर जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है वो विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा, स्पाइरोगारिया हो सकता है या प्लेनेरिया आदि हो सकते हैं। प्लेनेरिया है, इसके अंदर पुनरुद्भवन
की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा वो अलैंगिक जनन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो अपने जनकों के समान यानी उनके क्लोन होते हैं, तो इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और संख्या में वृद्धि को किसके साथ में, एक वृद्धि का पर्यायवाची है वो माना गया है। जिसकी संख्या में वृद्धि होती है तो वो क्या है, एक वृद्धि का ही स्वरूप हो सकता है। तो जनन को क्या माना गया, एक कोशिकीय जीवों में जनन का वो वृद्धि का ही एक पर्यायवाची स्वरूप है वो माना गया है। इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे जीव भी बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं जिसके अंदर आता है जैसे कामगार, श्रमिक, मधु, कामगार श्रमिक मधुमक्खी हो सकती है, अनुर्वर मानव युगल हो सकता है। ये इस प्रकार के जीव है जो बहुकोशिकीय प्रकृति के होते हैं, जिनमें बहुकोशिकीय लैंगिक प्रजनन की क्रिया पाई जाती है और ये अपनी स्वप्रतिकृति का निर्माण करने की क्षमता है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो ये ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर जनन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी ये ऐसे जीव है कामगार श्रमिक मधुमक्खी हो सकती है, जिसको श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है, जो बंध्य प्रकृति की होती है जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। अनुर्वर मानव युगल, ये ऐसे जीव है जिनके अंदर है वो इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया है वो नहीं पाई जाती है। और जनन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ये इनके द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न नहीं होगी, तो क्या ये जीवों के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि जो जनन है वो जीवों का एक लक्षण है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसलिए लक्षण है विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये केवल जीवों का एक लक्षण है, इसको एक विशिष्ट लक्षण की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इस प्रकार से इसके अंदर आगे तीसरा बिंदु अपन लेते हैं। तीसरा बिंदु आता है उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म। जो उपापचय की क्रिया है वो सभी जीव है उनमें होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचयी प्रकार की होती है और इन क्रियाओं के द्वारा उनके शरीर को एनर्जी यानी इन प्रकार की प्रक्रिया में जटिल से सरल और सरल से जटिल प्रकार के पदार्थों का निर्माण है वो होता है। और ये केवल किसके अंदर, जीवों में होती है, निर्जीवों में इस प्रकार की कोई भी प्रकार की प्रक्रिया है वो परिलक्षित नहीं होती। जनन की प्रक्रिया भी निर्जीव प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जनन के अंदर केवल संख्या में वृद्धि होने की प्रवृत्ति बता रहे हैं, इसलिए जीवों का जनन है वो एक विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये जो उपापचय की क्रिया है वो निर्जीवों में नहीं होती है, केवल सजीवों में पाई जाती है और उनके अंदर होने वाली सभी प्रकार की समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं, वो उपापचय होती है। इस प्रकार की क्रियाएं अगर कोई भी जीव है उसके शरीर से बाहर किसी परख नली में हो सकता है, किसी बीकर के अंदर हो सकते हैं। अगर अपन पात्र संवर्धन की प्रक्रिया करते हैं और उसके अंदर जो उपापचय की क्रिया होती है तो उसको जीव से बाहर होने के कारण न तो उसको अपन जीव मान सकते हैं और न ही अपन उसको निर्जीव मान सकते हैं। इसलिए केवल शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, उपापचय क्रियाएं कह रहे हैं। और इस प्रकार का गुण केवल जीवों के अंदर पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर इस प्रकार का कोई गुण है वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। यानी निर्जीवों में उपापचय की प्रक्रिया नहीं होती है।
इस कारण से ये गुण है वो केवल किसके अंदर, जीवों में पाया जा सकता है। इसलिए ये जीवों का क्या हो सकता है, एक विशिष्ट लक्षण हो सकता है। यानी उपापचय की क्रिया केवल जीवों में, निर्जीवों के अंदर इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। और ये केवल जो जीवित शरीर के अंदर होने वाली क्रिया, किसी परखनली के अंदर, किसी पात्र के अंदर अपन ये क्रियाएं कराते हैं तो वो न तो जीव है और नहीं वो निर्जीव प्राणी है। केवल जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं ही उपापचयी क्रियाएं हो सकते हैं। इसलिए जीवों का एक क्या हो सकता है, विशिष्ट लक्षण। हमने वर्दी को पढ़ा है, हमने जनन को पढ़ा है, दोनों जीवों के एक सामान्य लक्षण हो सकता है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। लेकिन उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है वो जीवों की एक विशिष्ट लक्षण को प्रेरित करती है। इसके बाद में इसके आगे वाला जो बिंदु आता है, चौथा बिंदु आता है, वो आता है संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया। विभिन्न प्रकार के कारक, विभिन्न प्रकार के जैविक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, अजैविक कारक हो सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, जीवों को प्रभावित करते हैं। जो जीव है वो प्रकाश हो सकता है, ताप हो सकता है, उष्मा हो सकती है, पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, विभिन्न प्रकार के रसायन हो सकते हैं, यन हो सकते हैं, या कई प्रकार के जीव हो सकते हैं। उन सब के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उनके द्वारा जीव है वो प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के कारण वो उनके प्रति अनुक्रियाएं व्यक्त करते हैं। अनुक्रियाएं व्यक्त करते हैं उसके अनुसार, जैसे भाई सर्दी का मौसम आता है तो हम सर्दी के अनुसार, गर्मी के अनुसार होता है तो हम गर्मी के अनुसार, सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए भाई विभिन्न प्रकार के मोटे कपड़े हो सकते हैं, स्वेटर हो सकती है, आदि को पहनते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया है वो व्यक्त करते हैं। ताप के प्रति, ताप होता है, प्रकाश होता है, धूप पड़ती है तो अपन उससे ठंड वाले स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं। तो जीवों में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो संवेदनाएं, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार से संवेदनाएं या उद्दीपन हो सकते हैं। उन उद्दीपनों के प्रति कोई भी नुकीली चीज़ हमारे शरीर के संपर्क में आती है, कोई गर्म वस्तु हमारे संपर्क में आती है तो अपन उनसे दूर हट जाते हैं। तो उनके प्रति हमारा शरीर है वो उद्दीप्त होता है, उनके द्वारा हमें जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं मिलती है उनके प्रति हमारा शरीर संवेदनशील होता है, उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जैसे एक चौंक है, ये श्यामपट है, अगर इसको धूप में रख दिया जाए, ये चौंक है, इसको धूप में रख दिया जाए, इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए तो इसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव, उनके अंदर इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है वो निर्जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है। निर्जीव इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया है वो परिलक्षित नहीं करते हैं। इस कारण से जो संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया है ये भी क्या हो सकती है, जीवों का एक विशिष्ट लक्षण हो सकती है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे बिंदु हैं, जैसे श्वसन हो सकता है, पोषण की प्रक्रिया हो सकती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो सकती है, जनन की प्रक्रिया हो सकती है। ये सब ऐसी प्रक्रियाएं होती है, जनन हम पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन है, पोषण है, श्वसन है, ये ऐसी क्रियाएं होती है जो केवल सजीव ही प्रदर्शित करते हैं। निर्जीवों के द्वारा इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया है वो प्रदर्शित नहीं हो सकती है। तो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सब क्रियाएं क्या होती है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होती है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो इन सब के आधार पर अपन जीव को एक परिभाषित कर सकते हैं कि जीव जो है वो स्वयं प्रति करने की, यानी जिसके अंदर स्वयं अपनी ही समान नई प्रकार की स्व प्रति करने की क्षमता पाई जाती है, विकासशील प्रकृति का होता है, विकसित होने की प्रवृत्ति है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उनका शरीर में अनुरक्षण है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उनको संपादित करने की क्षमता है वो पाई जाती है। स्वनियमनकारी यानी अपने स्वयं का जो नियंत्रण, नियमन आदि करने का कार्य है वो कर सकता है। तो इस प्रकार की समस्त प्रकार की स्व प्रतिकृति, विकासशील और स्वनियमनकारी जो पारस्परिक क्रियाशील एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, उसी तंत्र को क्या कह सकते हैं अपन, जीव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जीव क्या हो सकता है, जिसमें स्व प्रतिकृति,
विकासशील स्वयं नियमनकारी पारस्परिक जो क्रियाशील तंत्र है उसी को क्या कहते हैं, जीव कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जीव क्या है इसके बारे में अध्ययन किया है। इससे आगे वाली कक्षा में इसके आगे के बिंदुओं को अपन और विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।